हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक विश्वकर्मा लेक्चर्स में आप लोगों का स्वागत है। इसके पहले हम लोग फिजिक्स फर्स्ट में तीन चार टॉपिक लगभग अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, तो आशा है कि आप लोग उसका नोट्स कंप्लीट किए होंगे और याद भी कर रहे होंगे। अब फिजिक्स फर्स्ट के बाद हम लोग चलते हैं फिजिक्स सेकेंड में। फिजिक्स सेकेंड में हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्रकाशिकी, राइट। अब प्रकाशिकी थोड़ा बड़ा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है। और आप लोगों को पता है कि इस समय इस वर्ष का जो भी सिलेबस है 30% कम कर दिया गया है, यानी 100% में से 30% को कम करके 70% ही सिलेबस किया गया है, जिससे आप लोगों के ऊपर ज़्यादा लोड ना हो। ठीक है, तो प्रकाशिकी चैप्टर में हम लोग सबसे पहला टॉपिक ले चलते हैं प्रकाश। अब आपको पता ही है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम विभिन्न वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन ये सब अध्ययन कराया गया है। ठीक है, तो प्रकाश की परिभाषा आप लोग जानते ही हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम विभिन्न वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब प्रकाश के बाद हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं अपने, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना। अब प्रकाश का परावर्तन है क्या, बताया गया आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कि यही बोर्ड है, यह एक शीशा है। शीशा घर पे सबके रहता है, चेहरा देखते हैं। तो शीशे पे अगर ऐसे लाइट जलाएंगे, तो प्रकाश उल्टा आ जाएगा। अगर लाइट इस तरह जलाएंगे तो प्रकाश इधर नहीं आएगा, प्रकाश कहाँ चला जाएगा, ऊपर की दिशा में चला जाएगा। ठीक है, तो हम एक यहाँ पर डायग्राम बना दे रहे हैं। मान लीजिए कि यह कोई समतल दर्पण या चिकना तल है, पॉलिशदार है। ठीक है ना, नीचे पॉलिश किया हुआ है। अब अगर यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण यानी टॉर्च जलाएंगे तो आर पार तो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे पॉलिश किया होता है। पॉलिश किसका होता है जानते हैं? रेड ऑक्साइड का। ठीक है ना, तो यह प्रकाश की किरण आएगा तो आर पार जाएगा नहीं, उसी माध्यम में पुनः वापस लौट आएगा। माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक विरल एक सघन। और माध्यम क्या है? जिस मार्ग से प्रकाश होकर गुजरता है वही आपका माध्यम कहलाता है। ठीक है, तो जो किरण आती है उस किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, और जो किरण जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और बीचों बीच में एक किरण होता है जिसे कहते हैं हम लोग अभिलंब। ठीक है, चलिए देखिए। अब यह आप लोगों को इसके पहले क्लास 10th वालों के लिए पढ़ाया गया, या 12th वालों के लिए है, 10th में भी मैचिंग करेगा। तो जब प्रकाश की किरण आती है, अब प्रकाश की किरण कहां से निकलती है? सूर्य से। तो प्रकाश की किरणें जब किसी समतल दर्पण या चिकने तल पर आपतित होती हैं तो टकराने के पश्चात वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, परिभाषा हम इसकी लिखा नहीं रहे हैं, आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, लिखाया गया है पहले ही। अब यहाँ पर दो कोण बनते हैं, दिख रहा होगा स्पष्ट से। यह कोण आपका कहलाता है आपतन कोण। आपतन कोण को हमेशा स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। यह परावर्तित किरण है, यह क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण कहलाएगा। ठीक है, परावर्तन कोण को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इसकी दो शर्तें भी हैं। शर्तें कौन कौन सी हैं? पहली शर्त है, इसका पहला नियम है कि कोण आई और कोण आर आपस में सदैव बराबर होते हैं, लिखवाया गया है भी। और दूसरी शर्त क्या है? इसका दूसरा नियम क्या है? तीन किरण दिख रहे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यह जो मिडिल पॉइंट में दिख रहा है यह आपका आपतन बिंदु है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन से आप लोग कंप्लीट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बहुत सिंपल है। जैसे शीशा है, शीशा के सामने खड़े हो जाएंगे तो हमको अपनी परछाई ही तो दिखाई देती है। या किसी जलाशय के पास चले जाइए, जलाशय के समीप खड़े हो जाइए तो आपको जलाशय में भी अपनी परछाई प्राप्त होगी। ठीक है, तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी वस्तु में प्राप्त परछाई ही प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है मेन रूप से। कौन कौन सा? एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आपका होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अब वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, और आभासी में जिसे पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक का मतलब जिसे रियल में आप रिकॉर्ड कर सकें, और आभासी का मतलब जिसमें रियल में रिकॉर्ड ना कर सकें वह आपका
आभासी और वास्तविक। गोलीय दर्पण, थोड़ा स्पीड बताया जा रहा है, टाइम कम है, देख लीजिए, कल से आपका मेन चलेगा, क्वेश्चन चलेगा। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। अब खोखला गोला जैसे गेंद देखे हैं, गेंद बीच में कैसा होता है? खोखला ही तो होता है। अगर गेंद को बीचों बीच से काट दिया जाए तो वह दो भाग प्राप्त होगा। एक भाग से आप लोग अवतल दर्पण प्राप्त कर लीजिए, एक भाग से उत्तल दर्पण प्राप्त कर लीजिए। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है जिसके एक तरफ पालिश की गई होती है और दूसरे तरफ प्रकाश का परावर्तन होता है। अब गोलीय दर्पण से दो प्रकार के दर्पण प्राप्त होते हैं। एक आपका होता है अवतल दर्पण और दूसरा आपका होता है उत्तल दर्पण। ठीक है। अब अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए, आपका एक डायग्राम बनाया गया, बाहर से पालिश कर दीजिए और बीचों बीच में एक रेखाखंड खींच दीजिए। तो अवतल दर्पण की परिभाषा क्या कहेंगे? ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पालिश की गई हो तथा आंतरिक भाग से प्रकाश का परावर्तन हो सके, वह दर्पण आपका अवतल दर्पण कहलाएगा। और उत्तल दर्पण क्या है? ऐसा गोलीय दर्पण जिसके आंतरिक भाग पर पालिश की गई हो। इसके पहले वाले में उभरे हुए भाग पर पालिश किया गया था, आंतरिक से परावर्तन हो रहा था। अब उत्तल में क्या है? आंतरिक भाग पे पालिश की गई हो तथा उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो सके, आपका उत्तल दर्पण कहलाता है। याद करने के लिए एक ट्रिक बता रहे हैं। अवतल दर्पण है तो आंतरिक पे पालिश, आंतरिक से परावर्तन होगा। उत्तल दर्पण है तो उत्तल से उठे हुए भाग से परावर्तन होगा। यह याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो अवतल और उत्तल की परिभाषा हो गई। इसमें एक सिंपल ट्रिक देख लीजिए इसकी। और का अवतल दर्पण है क्योंकि आंतरिक से परावर्तन हो रहा है तो अवतल दर्पण है। इसमें उभरे हुए भाग से परावर्तन होगा तो यह क्या है आपका? उत्तल दर्पण, राइट। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, यह गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव को हमेशा कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, पोल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अब यह जो ध्रुव से जो रेखा जा रही है इसको बोलते हैं हम मुख्य अक्ष, ठीक है। यानी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। सेम सेम यही इसमें भी है। उत्तल दर्पण है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, गोलीय दर्पण यह किससे प्राप्त हुआ था? एक खोखले गोले से ही तो प्राप्त हुआ था। अब खोखले गोले के मिडिल पॉइंट का जो केंद्र होता है यही आपका अवतल और उत्तल का वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस दर्पण के केंद्र को ही बोलते हैं वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को हमेशा कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। यहां पर लिख दे रहे हैं वक्रता केंद्र, ठीक है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं, राइट। अब इसमें भी वही बना लीजिए सेम सेम। यह भी एक खोखले किसका भाग है? यह भी गोलीय दर्पण का एक खोखले गोले का भाग है। इसके भी केंद्र को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र ही तो बोलेंगे। वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। प्रकाश की किरणें कैसे चलती हैं? बताया गया है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, प्रकाश का परावर्तन भी होता है। प्रकाश की चाल हमेशा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड भी होती है, ठीक है। प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा, सीधी रेखा में चलती है। अब टार्च जलाते हैं तो क्या टार्च जलाने पर वह तिरछा जाता है कभी? यानी इधर से उधर ऊपर नीचे जाता है? नहीं, तिरछा भी जाएगा तो भी एक सीध में ही जाएगा, सरल रेखा में जाता है प्रकाश, ठीक है। तो हमेशा प्रकाश इस अवस्था में मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। अब मुख्य अक्ष कौन है इसमें? यह जो रेखाखंड खींचा गया है यही तो आपका मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशिक किरणें, अब ध्यान से देखिए, यह है आपका प्रकाश की किरणें आ रही हैं। अब आर पार तो जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि पीछे पॉलिश की गई है, लेप लगाया गया है जिससे प्रकाश आर पार ना जा सके। तो यह कहीं न कहीं मुड़ेगा, तो मुड़कर किधर? नीचे आता है और जिस बिंदु से होकर जाता है उसे ही बोलते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट
परिभाषा क्या बनेगी? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशिक किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे मुख्य फोकस बोलते हैं। ठीक है, अब मुख्य फोकस और ध्रुव, यह क्या है आपका P यानी ध्रुव ही तो है। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल f से, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से, और मुख्य फोकस को कैपिटल F से, और फोकस दूरी को स्मॉल f से। ठीक है, इसमें भी वही परिभाषा बना सकते हैं। देखिए, प्रकाश की किरणें किधर जाएंगी? हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशिक किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, तो पहले प्रकाश तो मुड़ना चाहिए। प्रकाश अब की बार नीचे नहीं मुड़ेगा, वह कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। अब ऊपर की तरफ जाएगा तो लेकिन इसका कोई डायरेक्शन होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ से देखें खड़े होकर, ऐसा लग रहा है कि यह प्रकाश यहाँ से कहीं आता हुआ लग रहा है, तो हम इसमें आभास करते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशिक किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसमें भी वही परिभाषा है, ये वाला मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो जहां स्मॉल f रहेगा वह आपका रहेगा फोकस दूरी रहेगा, कैपिटल F रहेगा वह मुख्य फोकस रहेगा, और R रहेगा कैपिटल में तो वक्रता त्रिज्या रहेगा। ठीक है ना, और C रहेगा तो वक्रता केंद्र रहेगा। ठीक, तो इतना आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब आपको गोलीय दर्पण में नेक्स्ट डे हमको बताना है, यह अच्छे से याद कर लेंगे तब, क्योंकि इसके पहले भी एक वीडियो क्लास 10th पर आधारित आप लोगों को बताया गया था, वो भी देख के याद कर सकते हैं। आपको YouTube पे मिल जाएगा अभिषेक विश्वकर्मा लेक्चर्स पे। तो चलिए देखिए, आपको इसके बाद बताया जाएगा कि वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से कहते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल f से। इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो रिलेशन होता है F बराबर R/2। यही आपको प्रूव कराना है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। नोट्स भी कंप्लीट करवाया गया है, नहीं कंप्लीट हुआ है तो आप लोग जैसे बताया गया है लेक्चर्स में वैसे आप लोग नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट डे आप लोगों को रिलेशन बताया जाएगा, सब फॉर्मूले प्रूव कराए जाएंगे। तो आप लोग क्लास जरूर लेते रहिए। ठीक है, रेगुलरिटी क्लास चलेगा। संडे को और सैटरडे को हो सकता है क्लास बंद रहे, नहीं तो रेगुलरिटी चलेगा। आप लोग घर पे होमवर्क करेंगे और जो भी समस्या होती है नहीं आ रहा है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, वह बताया जाएगा। ठीक है।